हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एक तरीके से फिजिक्स की क्वांटिटी है, सबको पता है, जो कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है, जिससे चीज़ें क्या करती है, वर्क करती हैं। एनर्जी की मदद से ही हम काम कर पाते हैं। अब देखो सोर्सेज मतलब सोर्सेज क्या, सोर्सेज का मतलब समझेंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर में यही समझने वाला है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसे कैसे हमें एनवायरनमेंट से एनर्जी मिलती है, किस किस तरीके से एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैं यहाँ पे सबसे इजी लैंग्वेज में अगर मैं एनर्जी की डेफिनेशन लेना चाहूँ तो एनर्जी की सबसे इजी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द एनर्जी इन फिजिक्स इज़ द क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है एनर्जी फिजिक्स के अंदर, दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क ऑन और टू हीट द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका, देखो इसका मतलब है कि ये एक फिजिक्स की क्वांटिटी है जो कि ये मेज़र करती है कि किसी का काम को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए आपको कितना अमाउंट में एनर्जी चाहिए। बस एनर्जी इज़ नथिंग बट टू डू समथिंग वर्क। आपको कुछ काम करना है, उसके लिए जो आपने एफर्ट लगाए बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आप एफर्ट लगा पाओगे। समझ में आ गई। इसकी यूनिट अगर मैं देखूँ तो जूल होती है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखो हीट जो होती है ना, अगर आपने किसी भी चीज़ को क्या करा, हीट दिया, तो वो उससे क्या मिलेगी, हमें हीट एनर्जी मिलेगी। अब हीट एनर्जी किस किस चीज़ से मिल सकती है, हमें बर्निंग फ्यूल से मिल सकती है। आपने कोई भी ऐसा कोयला जलाया, वुड जलाया, तो उससे हमें हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी। और हीट अपने आप में क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, जब आप किसी लकड़ी को जलाते हो तो उससे आग निकलती है। आग क्या है, एक एनर्जी है। तो उससे आपको पता है कि आग से हम खाना भी बना सकते हैं, आग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हीट एनर्जी। और आपको पता है कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम घुमा फिरा के हीट एनर्जी के बारे में ही देखने वाले हैं। क्लियर। और देखते हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आपके सामने दो तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी लेके आता हूँ, एक सोर्स जो बहुत तो ज़्यादा होने के बाद भी बहुत थोड़ा सा एनर्जी दे रहा है, और एक ऐसा सोर्स जो कि एनर्जी दे रहा है, कितना दे रहा है, एडिक्वेट अमाउंट आपको एनर्जी की दे रहा है और लॉन्ग टर्म में दे रहा है। तो क्या दोनों में से कौन सा चूज करोगे, जो एडिक्वेट अमाउंट एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द गुड वन। क्लियर। तो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, वही आपका गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। दुनिया में जितने भी सोर्स एनर्जी के सोर्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला नॉन रिन्यूएबल, दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा सोर्स एनर्जी देने वाले का, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यू नहीं किया जा सकता, एक बार यूज हो गया तो हो गया। दूसरा होता है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जैसे सनलाइट, सनलाइट भी आपकी एनर्जी देती है, लेकिन ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे, हवा का चलना, हवा कभी बंद हो सकती है या सनलाइट कभी खत्म हो सकती है, नहीं। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज को किस में डालते हैं हम, रिन्यूएबल में। क्लियर। तो नॉन रिन्यूएबल में कोयला हो गया, कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, अगर आप यूज़ करते जाओगे, खोद खोद के निकाल के यूज़ करते जाओगे तो इसको आप दोबारा से उसकी राख को यूज़ नहीं कर सकते आप सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक टाइम पे फिनिश होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर। ओके। अब हम बात करेंगे डिटेल में नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। देखो ध्यान से, अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं, एक टिपिकल एक डेफिनेशन दूं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, तो क्या होगी, दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, okay, and cannot be quickly replaced when exhausted are called the non रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, सीधी बात है, एनवायरनमेंट में इतने सारे है, इतना सारा है कि आप उनको यूज़ करते जाओ, मतलब करते जाओगे तो एक टाइम पे वो ख़त्म होने वाले हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। नॉन रिन्यू मतलब दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर over a very very long time and cannot be quickly replaced when exhausted। मतलब आपने उनको यूज कर लिया तो आप दोबारा से उसको रिन्यू नहीं कर सकते।
जैसे कोयला हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया। मतलब एक टाइम पे वो ख़त्म होने वाले हैं, चाहे वो 200 300 400 500 600 साल के बाद में, लेकिन एक टाइम पे वो एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा है जो इसको आप 10 साल तक यूज़ करते रहो, 10,000 साल तक यूज़ करते रहो, चलता ही रहेगा, चलती रहेगी। नहीं, आप कोयला आप जलाते हो घर में, कहीं से तो लेके आते होगे। अगर पूरी की पूरी दुनिया कंटिन्यू 100 साल तक कोयला निकालती रहेगी ज़मीन से, तो कोयला एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक टाइम पे एग्जॉस्टेड होने वाले हैं, बस सीधी बात है, जिनको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, जिनको हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, जिनको हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, जिनको हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होंगे? नॉन रिन्यूएबल। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब यूज़ हो गया तो यूज़ हो गया, ख़त्म। तो याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, नॉन रिन्यूएबल का बहुत ईजी तरीका समझाता हूँ। नॉन रिन्यूएबल, ऐसा जो रिन्यू ना कर सके, एक बार यूज़ हुआ और ख़त्म हो गया, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, ऐसे को नॉन रिन्यूएबल। लेकिन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा की एनर्जी, हवा तो हमेशा ही चलती रहेगी। आप बोलोगे नहीं, हवा अगर बंद हो गई तो, अगर हवा बंद हो गई तो ये दुनिया ही बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी ये पूरी की पूरी धरती। ऑफ कोर्स अगर हवाएं बंद हो गई, एयर बंद हो गई, ऑक्सीजन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो जब आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो हमको विंड मिल घुमा के क्या मिलने वाला है? तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अगर वो ख़त्म हो गए तो ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गई आपकी, बायोमास एनर्जी हो गई, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। अगर आपसे कोई पूछे फेमस एनर्जी बताओ जो कि रिन्यूएबल में आती है, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बड़ा फेमस एग्जाम्पल हैं इनके। क्यों? अगर सन खत्म हो गया, मैं बोलता हूँ कि आने वाले 10-15 साल तक सूरज नहीं उगेगा, सूरज नहीं उगेगा तो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो खाना कहाँ से खाओगे? खाना नहीं खाओगे, पेड़ नहीं उगेंगे। आप बोलोगे कि पेड़ नहीं उगेंगे तो हम जानवरों को, तो जानवर भी तो मर जाएंगे ना। तो इसीलिए ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो रिन्यूएबल है, मतलब ये हमेशा जब तक धरती प्रेजेंट है तब तक ये लोग एनर्जी देते रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ को सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन देता है, तो सोलर एनर्जी इज़ अ प्राइमरी सोर्स फॉर अर्थ। आपको जिंदा रहने का सबसे बड़ा रीज़न सूरज है, ठीक है। इसलिए हिंदू धर्म के अंदर देखो, आप कोई किसी भी धर्म में हो, इससे वो नहीं होता, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ एक बात, मेरे को किसी धर्म को टारगेट नहीं करके बताना, बस बताना है कि हम सन की या फिर सूर्य भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो, उनकी वजह से हम जिंदा हैं, ठीक है। प्लांट्स की पूजा करते हैं बिकॉज प्लांट्स सन से एनर्जी लेके हमें खाना देते हैं। तो ये कुछ जुड़ी हुई चीज़ें होती है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलो सुपरफिशियल्स में नहीं चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, और आपको अगर इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ले सकते हो। लेने के फ्री में नहीं लेनी है यार, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब करते हो तो उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन बनने से हम बेटर एंड बेटर क्वालिटी कंटेंट ला पाते हैं। इससे आपका फ़ायदा होगा और आपके छोटे भाई बहनों का फ़ायदा होगा, मतलब सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। आई नेवर से दैट कि आप करो करो करो, लेकिन इससे क्या होता है कि एक तरीके से टीम को एक मोटिवेशन बनता है, कंटेंट क्रिएशन में मोटिवेशन मिलता है। कुछ आपका कुछ नहीं जाना, जस्ट क्लिक करना है, बेल आइकन को दबाना है, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। आई होप आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ किस कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है वो गुड कब होगा, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी की कोई 4 बातें बताओ। तो पहला जो होना चाहिए, उसके अंदर जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब एक बहुत कम अमाउंट अगर आपने उस फ्यूल का या फिर बोल दो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का लिया तो वो मैक्सिमम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। पहला ये वाली करेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो सस्ता हो और आसानी से मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे प्लेनेट से लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। इजीली अवेलेबल हो, सस्ता भी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ ईजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट। अब देखो, स्टोर
करने में भी आसानी से हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हमें आसानी हो। ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के, विच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, जिसको यूज करना और हैंडल करना भी आसान हो, विच डज नॉट कॉज द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एक ऐसा भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए जैसे आजकल हम गाड़ियों में डीजल यूज़ करते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स आ रहे हैं, बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म, तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। फ्यूल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली कि ये बताओ फ्यूल की डेफिनेशन बताओ प्लीज़, तो आप पॉज करो वीडियो और अपने अपने अनुमान से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अपने दिमाग में जो भी आ रहा है आप नीचे लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि फ्यूल क्या हो सकता है। पॉज द वीडियो राइट नाउ, अभी के अभी पॉज करो, कुछ भी आ रहा है, सिर्फ 5-6 वर्ड्स में आपको लिखना है जो भी आपके दिमाग में फ्यूल के बारे में आ रहा है कि क्या हो सकता है। चलो एक अंदाज़ा लगाते हैं क्या होता है, आप लिखते हो तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको जो चीज़ आप लिखोगे चाहे वो सही होगी या गलत होगी आपको पूरी लाइफ याद रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूल क्या होता है, ये तो भाई बेसिक सी चीज़ है। लिखो, पॉज द वीडियो, चलो आपने जो भी लिखा है वेरी गुड। देखते हैं, फ्यूल बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो जल के जो क्या होती है, जलती है, बर्न होती है और आपको हीट एनर्जी देती है। शाबाश, अगर आपने ठीक किया है तो वेरी गुड, मैं उसको लाइक करूँगा। उसके बाद में अगर आपका गलत हो गया तो एक बार चेक कर लो कि ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ जो जल के क्या निकाले, हीट एनर्जी दे दे, उसको ही बोलते हैं फ्यूल। जैसे लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस जो आप एलपीजी यूज़ करते हो, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारे फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो जलती है, आप बोलोगे कि जो भी चीज़ जले और एनर्जी, हीट एनर्जी निकालते हैं उसको फ्यूल बोलेंगे, ऑफकोर्स उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। अब आपसे अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन कि पेपर जो है ना, पेपर है ना, कागज, क्या कागज फ्यूल है, यस और नो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि पेपर इज फ्यूल, और अगर नहीं है तो लिखो पेपर इज नॉट अ फ्यूल। लगाओ दिमाग कि पेपर क्या एक फ्यूल की तरह काम लिया जा सकता है, पेपर। तो अगर आपने लिखा है कि नहीं लिया जा सकता है तो आप गलत हो, अगर आपने लिखा है कि लिया जा सकता है तो आप ठीक हो, यस वी कैन यूज, बिकॉज पेपर को जलाओगे तो कोई भी चीज़ जो जल के हीट एनर्जी दे दे, सब चीज़ों को हम फ्यूल बोल सकते हैं, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोल हो। फ्यूल के बारे में तो कभी भूलोगे नहीं आप। अब चलते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मतलब बचपन से सिखाई जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू का मैं बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू, ऑल फ्यूल्स, दुनिया में सारे जितने भी फ्यूल है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट ऑल फ्यूल प्रोड्यूस द डिफरेंट लेवल ऑफ हीट एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों है, बस इसको ही तो कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। हर एक फ्यूल अलग लेवल पे एक क्या निकाल रहा होता है, अपनी हीट एनर्जी निकाल रहा होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूँ तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, आपने दुनिया में कोई भी फ्यूल, मतलब आपने यहाँ पे कोई भी फ्यूल लिया, कितना लेना है, 1 kg, ठीक है, और 1 kg कोई भी, चाहे आपने कोल लिया, वुड लिया, कुकिंग गैस लिया, कैरोसिन लिया, पेट्रोल लिया, कागज लिया, कुछ भी लिया, वो 1 kg में कितनी हीट एनर्जी, किसमें, जूल में देता है। हीट एनर्जी किस में दी जाएगी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। 1 kg में कितनी एनर्जी हमें मिलती है, उस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे अगर आप पेपर की क्या निकालने वाले हो, कैलोरीफिक वैल्यू, तो 1 kg पेपर लो, उसको जलाओ और देखो कि 1 kg जलाने पे कितनी जूल हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप वुड की आप कैलोरीफिक वैल्यू निकालने चाहते हो तो 1 kg आपने वुड ली, वुड को जलाने पे कितना जूल हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है। तीसरा, अगर आपको निकालनी है कोल की, तो कोयले को 1 kg लिया और जलाया और हीट एनर्जी देखी वहाँ पे कि कितनी जूल आपको कोल एनर्जी देता है। तो अलग अलग चीज़ों का 1 kg लेना है और जलाना है, सबकी अलग अलग आपको वैल्यू मिलेगी और उसको ही बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में समझ आ गई बात। अब चलते हैं कि एक किसी भी आइडल फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो उस जैसे हमने आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो वैसे ही आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इसका मतलब है वो बहुत, मतलब 1 kg में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता होगा।
यही चाहिए था हमें, हमें तो मैक्सिमम एनर्जी लेनी है किसी भी फ्यूल से। नेक्स्ट, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेज। जब ये जले कोई भी फ्यूल तो वो हमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली गैस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। बस अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। बहुत छोटी क्लासों में आ जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं, पता है तो आप पॉज करके नीचे लिख सकते हो इग्निशन टेम्परेचर इज दिस दिस दिस। ओके, द इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनीथिंग कैन स्टार्ट बर्न। मतलब हर दुनिया में हर एक चीज का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने आपको एक वुड दी, एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, मैंने बोला कि ये बताओ इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है। आपने यहाँ पे एक मैच स्टिक ली और आपने इसको जलाना स्टार्ट किया, ये जलना स्टार्ट करेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे लकड़ी जलना स्टार्ट कर देती है। तो इस लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ? 200 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पेपर दिया, एक पेपर दिया और आपने उस पेपर को मैच स्टिक से, अब आप बताओ पेपर जल्दी जलेगा? ऑफ कोर्स जल्दी जलेगा। वो जलने लग गया सिर्फ 40 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो 40 डिग्री मिनिमम वो टेम्परेचर है जिस पे पेपर जलना स्टार्ट किया। वुड 200 डिग्री वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे वुड जलना स्टार्ट कर दी थी। तो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट कर दे। तो किसी भी फ्यूल की एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए मार्केट में। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ ट्रांसपोर्ट करने में, कन्वीनियंट होना चाहिए स्टोर करने में, ठीक है। नेक्स्ट, इट नॉट शुड लीव एनी मच ऐश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। अगर मैं इसको जलाऊं, किसी भी फ्यूल को जलाऊं, तो पीछे ऐसे नहीं कि जलने के बाद में इतनी राख हो गई कि जो काम की चीज़ें थी उससे ज़्यादा, मतलब जितना बर्न हुआ उससे भी ज़्यादा राख फैल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट को तो हार्म करेगी ना। और स्मूथली बर्न होना चाहिए, ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने आग लगाई और ब्लास्ट होने स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा भी फ्यूल नहीं होना चाहिए। आराम से जले और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हीट दे। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, 5 आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, कोई भी 5 आप लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आप लिख सकते हो इनको अपने फेयर में। देखो नोट्स बनाने का तरीका समझाता हूँ। जैसे मैंने एक पीपीटी समझाई आपको वीडियो पॉज करनी है और पीपीटी में जो भी आपने समझा उसको अपनी लैंग्वेज में फेयर में या फिर अपने नोट्स में लिख लेना है। ना तो आप मेरे नोट्स फॉलो करो ना किसी और के, आप अपने खुद के नोट्स खुद बनाओ, तभी आप आगे जा पाओगे क्योंकि वो आपके खुद के नोट्स होंगे। आपको पता होगा कि मैंने यहाँ क्यों लिखा है कोई चीज़। तो पहले देखो, समझो, फिर जैसे एक स्लाइड है, एक कंप्लीट स्लाइड है आपके सामने, ये इसको मैं दूसरी स्लाइड पे जैसे ही मूव कर लूँ तो ये स्लाइड में जो भी कुछ सीखा है आपने, अभी पॉज कर दो वीडियो को, इस स्लाइड में जो भी कुछ सीखा है उसको आप फेयर में लिख लो। मैं गारंटी देता हूँ यू विल गेट द 95 प्लस मार्क्स। मैं गारंटी देता हूँ। नहीं आते तो अनसब्सक्राइब कर देना नीचे आके मेरा चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होती है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। देखो, कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है पुराने टाइम से कोई चीज़ आ रही है चलती हुई। तो पुराने टाइम से सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में किन चीज़ों को यूज़ लिया जा रहा है, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फैमिलियर टू मोस्ट पीपल आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। जैसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? लकड़ी हो गई, फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और आपका डंक केक, मतलब कि जो आपको पता है ना कि जो गाय और भैंस के गोबर से जो डंक केक बनते हैं, जिनको उपले भी बोलते हैं कई जगह पे, तो उनको बोला गया है। ये क्या है? इनको जला के हम क्या लेते थे? फ्यूल की तरह एनर्जी लेते थे। ये एक कन्वेंशनल या वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल एक आपका कन्वेंशनल सोर्स है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि फॉसिल फ्यूल होता क्या है। देखो, मैं अगर बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो फॉसिल फ्यूल का मतलब है ऐसा फ्यूल जो हम धरती के क्रस्ट से खोद के निकालते हैं, ठीक है, जो जिसको बनने में हजारों साल लगे हैं। तो आप बोल सकते हो अ नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे बना है बहुत सालों की वजह से। prehistoric remain of living organism, plant and animals, it's called the fossil fuels। coal, petrol, natural gas, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। देखो, आपको पता है कि पेट्रोल कहाँ से निकलता है? ज़मीन खोद के निकालना होता है। कोयला भी नीचे से निकालना होता है, नेचुरल गैस भी नीचे से निकालना होता है। तो क्या हुआ होगा कि ये आपकी अर्थ है,
अर्थ के ऊपर प्लांट भी होंगे पहले और एनिमल्स भी होंगे। तो अगर एनिमल और प्लांट हजारों साल पहले, अगर ये एनिमल और प्लांट मैक्सिमम ऐसा होता है एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट में, मतलब समुद्र के प्लांट में धरती के क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं वो दब के, सड़ के, गल के क्या बनते हैं? पेट्रोल बनते हैं। क्या बनते हैं? पेट्रोल। और जो प्लांट होते हैं, वो दब के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से कोयला बनते हैं। ठीक है, तो कोयला जो धरती के अंदर से निकलता है वो किसका रिजल्ट है? प्लांट्स का। और जो पेट्रोल धरती के नीचे से निकलता है वो किसका रिजल्ट है? आपके एनिमल्स के सड़ने, गलने और हाई टेम्परेचर पे दबने की रिजल्ट आपका पेट्रोल है। जो आप पेट्रोल देखते हो वो पेट्रोल कहाँ से निकलता है? जमीन से। जमीन में कैसे बना? एनिमल्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे धरती पर रहने वाले एनिमल हो, समुद्र में रहने वाले हो, चाहे कैसे भी एनिमल हो, वो दब गए थे हजारों साल पहले। तो एनिमल्स के सड़ने, गलने की वजह से एक चीज़ बनती है जिसको पेट्रोल नहीं बोलते, उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। उससे छान के पेट्रोल निकाला जाता है। समझ में आ गई? और उसको ही बोलते हैं क्या? फॉसिल फ्यूल। क्लियर हो गई बात? ओके, तो हम बात करते हैं बुरिड रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट वर कन्वर्टेड इनटू कोल। मैंने बताया था प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए? प्लांट्स कन्वर्ट हो गए कोल में। वेयर एज दोज ऑफ स्मॉल प्लांट्स एनिमल वर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो मैंने बताया जो एनिमल्स हैं और ये छोटे जो प्लांट्स थे वो पेट्रोल या पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। समझ में आ गई बात? तो मोटा मोटी बात यही है कि अगर पेड़ नीचे दब जाए हजारों साल बाद वो कोयला बन जाता है, आदमी नीचे दब जाए तो हजारों साल बाद वो पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, आगे इनको ही फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अब कोल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर कार्बन मैक्सिमम मात्रा में प्रेजेंट होता है। कौन सा? कार्बन मैक्सिमम मात्रा में प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर भी होता है इसके अंदर, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होता है, और लेकिन मैक्सिमम मात्रा में इसके अंदर क्या होता है? कार्बन ही प्रेजेंट होता है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पज इन होम एंड इंडस्ट्री। कोल को जहाँ पे भी फ्यूल के रूप में हम आज यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे आप थर्मल पावर प्लांट्स को भी चलाते हो, पानी को गर्म करते हो, टरबाइन पे डालते हो, टरबाइन घूमता है और उसकी वजह से बिजली बनती है। और जहाँ पानी गर्म होता है वो किससे होता है? कोयले से होता है। आपने कई ट्रेन भी देखी होंगी जिनके अंदर कोयला भर भर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो इसीलिए जाता है। तो कोल समझ आया कि कोल क्यों बनता है, किस लिए बनता है? कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। मैंने बताया अभी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये थर्मल पावर प्लांट क्या है, दिखाओ मुझे। अभी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, कोल इज यूज्ड टू मेक द कोक। अब बोलोगे क्या है? व्हाट इज द कोक? COKE। आप बोल सकते हो कि कोयले को अगर मैं बिना एयर की प्रेजेंट में गर्म करता हूं तो कोक बनता है। और उससे क्या फायदा होता है? ये बेस्ट फ्यूल होता है। कोयले से भी अच्छा फ्यूल कोक होता है। ठीक है, इट इज यूज टू मेक द कोल गैस। अब देखो कोल गैस क्या होता है? कोल गैस का मतलब होता है कोयले को आप गर्म करो, गर्म करने के बाद में एक चीज तो बनेगी जिसको बोलेंगे कोक, और एक भाप बनेगी, भाप, स्टीम। उसको इकट्ठा कर लो तो वो आपको देगी यहाँ पे कोल गैस। अब आप कोई आपसे पूछे पूरी दुनिया में कि ये बताओ कोल गैस के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है, तो हाइड्रोजन होती है, याद रखना, मिथेन होती है एंड कार्बन होती है। कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। हाइड्रोजन और मिथेन आप याद नहीं भी याद रख पाओ तो कार्बन तो रखना ही रखना। कोल गैस किससे बनती है? कोयले से बनती है। कैसे बनती है? कोयले को जब गर्म करते हैं तो जो गैस निकलती है, जो स्टीम निकलती है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, वही कोल गैस कहलाती है। और कोक कैसे बनता है? कोयले को गर्म करते हैं विदाउट एयर प्रेजेंस में, तो जो आपका जो बर्निंग चीज बचती है, जली हुई चीज बचती है, उसे कोक बोलते हैं। ये भी एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, कोल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक गैसेस। देखो सिंथेटिक गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो आप सिर्फ लैब में ही बना सकते हो। पेट्रोल कैसे बनता है भाई? देखो कोल को कहाँ यूज किया जाता है पेट्रोल बनाने के लिए, पता है? अब ये मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल जो होता है वो सीधा जमीन से थोड़ा ना निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। तो पेट्रोलियम को गर्म करके अलग अलग टेम्परेचर पर चीज़ें निकाली जाती है। तो जो गर्म करने के लिए फ्यूल यूज लिया जाता है वो कोयला ही लिया जाता है। बस इतने से आपको याद रखना। कोल के बारे में चीज़ें समझ आई? ओके, अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप पेट्रोलियम को गर्म करते हो अलग अलग टेम्परेचर पे तो आपको यहाँ पे पेट्रोल निकलता है।
डीजल अलग निकलता है, कैरोसिन निकलता है, फ्यूल ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम गैस अलग से निकलती है, नैप्था अलग से निकलती है, और डामर जिसको हम बिटुमिन बोलते हैं, जिससे रोड पे काली काली जो डामर देखी है वो भी आपके पेट्रोलियम से ही निकलती है। और जो आप गर्मियों में या सर्दियों में, सॉरी, जो सर्दियों में आप वैसलीन लगाते हो ना, वो वैसलीन भी पेट्रोलियम का ही पार्ट है, पेट्रोलियम से ही निकाला हुआ पार्ट है। तो पेट्रोलियम में इतनी सारी चीजें निकल सकती है। नेक्स्ट, फ्यूल ऑयल इज बेटर देन द कोल। क्यों भाई फ्यूल ऑयल बेटर क्यों है? जो फ्यूल ऑयल है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल जो होता है जिसको फ्यूल ऑयल बोला इन्होंने, वो कोल से बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम गैस के बारे में, जो कि पेट्रोल को गर्म करने पे अलग से निकलती है, जिसको हम इकट्ठा करके एक टैंक में भर लेते हैं और उसे थोड़ा थोड़ा करके भर के आपके घरों में भेज देते हैं और आप उससे खाना बनाते हो। कोई पूछे कि एलपीजी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन, याद रखना ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ में इसके अंदर प्रोपेन भी होती है और थोड़ी सी इथेन भी होती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ब्यूटेन का होता है। जो आपके घरों में सिलेंडर आता है रेड कलर का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन एक गैसी गैस है जिसकी स्मेल आपको नहीं आती है, लेकिन सर हम जब चालू छोड़ देते हैं गैस को तो हमें तो स्मेल आती है, क्योंकि आपकी उस एलपीजी के अंदर ब्यूटेन के साथ एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम होता है मरकप्टेन। क्या? मरकप्टेन। ओके, तो इस तरीके से आपके घरों में पैक होती है, पैक होके आती है। होती है गैस है, हाई प्रेशर पे इसको पैक करने की वजह से आपको ये लिक्विड जैसी साउंड करती है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो आपका इथाइल मरकप्टेन एक ऐसा गैस होता है जो कि इसके अंदर डाला जाता है टू स्मेल, जिससे आपको स्मेल आए, आपको पता चले कि हाँ यार यहाँ से लीकेज हो रही है पेट्रोलियम गैस की। एलपीजी के क्या क्या एडवांटेज है? पहला, एलपीजी की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बर्न स्मोकलेस, आपको पता है कि इसमें धुआं नहीं निकलता है, कोई भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा गर्म, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी आपको देता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एलपीजी के अंदर ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब है ये गैस पेट्रोल से नहीं निकाली जाती है। ये गैस कहाँ से निकाली जाती है? देखो, ये आपकी एक अर्थ की क्रस्ट है, यहाँ पे पेट्रोल भरा हुआ है ना, पेट्रोलियम भरा हुआ है, और यहाँ पे एक लेयर है। तो ये अर्थ के अंदर से फ्रीली आपको चट्टानों के बीच में, रॉक्स के बीच में मिलती है। आप क्या करते हो? ड्रिल करते हो और इस गैस को बाहर निकाल लेते हो। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। सीधी निकलती है, पेट्रोल से अलग नहीं होती है, सीधी जमीन से खोद के निकाली जाती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीथेन, और इसका काम होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ यूज़ होती है? व्हीकल्स में यूज़ होती है एज अ फ्यूल। तो 95% इसमें मीथेन मिलती है। कहाँ से निकाली जाती है? सीधा ज़मीन से आप खोद के पाइप डाल के निकालते हो। क्लियर? जहाँ पेट्रोल निकलता है वहाँ मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका नेचुरल गैस भी नीचे चट्टानों के बीच में, रॉक्स के बीच में आपको मिल ही जाएगी। तो 95% इसके अंदर मीथेन मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेचुरल गैस अकर डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये स्लाइड। ये आपका पेट्रोलियम है, इसके नीचे से पानी की एक क्या है, आप बोल सकते हो कि स्ट्रिप है, और पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, चट्टानों के बीच में प्रेजेंट नेचुरल गैस है। ये नेचुरल गैस निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, सीधा ड्रिल करते हैं और नेचुरल गैस को यहाँ से निकाल लेते हैं। और पेट्रोलियम के लिए अलग सीधा ड्रिल करते हैं पेट्रोलियम तक और यहाँ से पेट्रोलियम निकाल लेते हैं। पानी के लिए भी आप पानी निकालना चाहते हो तो और डीप जाना पड़ेगा और पानी भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से छेद करते हैं और निकाल लेते हैं। तो नेचुरल गैस में अगर आपसे पूछे कि सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। तो LPG में था ब्यूटेन, CNG में था मीथेन। क्लियर? ओके। अब देखो एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, वही CNG वाले ही आपको लगा देना है यहाँ पे। डोमेस्टिक नेचुरल गैस इज यूज एट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, और नेचुरल गैस इज यूज एट फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। अब आपका दिमाग फिर से खन्नाया होगा कि ये थर्मल पावर प्लांट क्या है, पहले बता दूं, अभी बताने वाला है इसके बारे में। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड, मतलब आप बोल सकते हो व्हीकल्स में इसका मैक्सिमम यूज हुआ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेचुरल गैस बीइंग कंप्लीट फ्यूल, itself can be used directly for heating purpose। मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी बातों का मतलब क्या है?
देखो बुकिश लैंग्वेज के पीछे पढ़ोगे, जीवन में कभी चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। आप समझा करो, जो एलपीजी में लिखा था वही इसके सारे गुण होंगे, बस वो खाना बनाने के लिए डोमेस्टिक यूज़ होती थी और इंडस्ट्री में भी यूज़ होती थी। ये भी इंडस्ट्री और डोमेस्टिक दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। डोमेस्टिक तो आप घरों में जो व्हीकल्स आते हैं, बोलते हैं सीएनजी वाली गाड़ी है, तो सीएनजी वाली गाड़ी का मतलब है कि ऐसी गाड़ी जो सीएनजी पे चलती है। अब हम देखेंगे बार बार जो थर्मल पावर प्लांट आ रहा था वो देखेंगे। देखो क्या होता है, ये होता है थर्मल पावर प्लांट। बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत इजी सा इसका फिनोमिना होता है। ये एक, मैं यहाँ पे आपको क्या दूँ, एक टैंक दूँ पानी का। किसका? पानी का एक टैंक होता है जो कि इस तरीके से पैक्ड होता है और इसमें छोटा सा छेद होता है और यहाँ पे लगा होता है पाइप। इसमें डाला जाता है पानी और नीचे होता है यहाँ पे एक बॉक्स जिसके अंदर डाली जाती है क्या? गर्मी। चाहे वो किसी से भी, कोयले से गर्मी पैदा करे, ये यहाँ से जलती है आग जलती है तो ये क्या होता है? पानी गर्म होने से क्या बनती है? स्टीम। और स्टीम निकलती है इस छोटे से छेद से और यहाँ पे लगा दिया जाता है एक क्या? टरबाइन। इस तरीके से एक पंखा लगा दिया जाता है। जब स्टीम निकलती है तो इस पंखे पे टकराता है और ये टरबाइन क्या होता है? घूमता है। जब घूमता है तो बिजली पैदा होती है। बस इसको ही थर्मल पावर प्लांट बोल दिया और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है थर्मल। पानी गर्म करके, जैसे कुकर होता है ना, कुकर की सीटी निकलती है तो सीटी को हटा दो और उसे टरबाइन पे डाल दो। बस यही फिनोमिना थर्मल पावर प्लांट में होता है। आपको मैं बता दूं, पंजाब की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पूरी की पूरी थर्मल पावर प्लांट से आती है, यहाँ तक कि वो अदर स्टेट्स को भी बांट देता है, पैसों में बेच देता है। तो समझ में आ गया। कुकर को नीचे से गर्म करने पे कुकर की छोटी सी सीटी से स्टीम निकलेगी, उसको टरबाइन पे घुमा दो, उससे टरबाइन घुमा दो, उसको ही थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस समझ सकते हो। उसी तरह काम करता है जैसे यहाँ पे कुकर की सीटी जो है उसको हटा के वहाँ के छोटे से छेद से मैं टरबाइन को घुमाऊँ, बस उसको उसको बड़ा रूप दे दो एक, वही थर्मल पावर प्लांट का रूप है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसकी बात कर लेते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस एसिडिक गैसेस, बिल्कुल, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर मैं फॉसिल फ्यूल को दिन बाय दिन बर्न करता रहूँगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी। क्लियर? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन एयर। देखो, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगा उतनी ज़्यादा एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिल्म बनाएगा, जितनी फिल्म बनाएगा उतना ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयले को आप जलाते हो तो स्मोक प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है। नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड लॉट्स ऑफ एश, मतलब बहुत ज़्यादा राख छोड़ता है अगर आप किसी फ्यूल को जलाते हो तो। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को? फॉसिल फ्यूल के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे इजी तरीका है, पहला तरीका तो है व्हीकल्स के अंदर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। डीजल और पेट्रोल की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि आप व्हीकल्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा? ऐसा दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैटेलिट है। ओके, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स। ये क्या काम करते हैं? कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स क्या काम करते हैं? जब CO2 निकलती है तो ये क्या करते हैं? वहाँ से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल्स को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है, फिर ये चेंज करवाना होता है। तो व्हीकल्स के अंदर आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कन्वर्टर लगवाना है। इससे क्या होगा कि एयर के अंदर पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला हार्मफुल गैसेज नहीं जाती हैं। दूसरा काम क्या कर सकता है? द पॉल्यूशन ऑफ एयर के अंदर कोई पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ कोल। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोयला जल रहा है, तो कोयला अगर जल रहा है तो जब कोयला जल के बाहर निकल रहा है ना, उससे पहले आप क्या करो, आप उसे एक तरीके से किस में डाल दो? द थर्मल पावर प्लांट फैक्ट्री कैन कंट्रोल बाय वॉशिंग डाउन द स्मोक। जो स्मोक निकलने वाली है उसको वॉश कर दो। वॉश कैसे करें? जो यहाँ पे जो स्मोक निकलेगी उसके ऊपर फाउंटेन आप स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से स्मोक निकलेगी, उस स्मोक के ऊपर फाउंटेन जब आप स्प्रे करोगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से निकल के अलग से सेपरेट हो जाएंगे, एयर में नहीं जाएंगे। तीसरा कौन सा तरीका? द पॉल्यूशन जो आपका बड़ी बड़ी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर होता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स
चिमनीज के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपिटेट यूज कर सकते हो जो कि क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने सरफेस पे चिपका लेते हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स। ऐसे कैसे, ऐसे दिखाई देते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। बहुत पुराने टाइम से हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, अभी न्यू मॉडर्न टाइम में ही उनको हमने यूज करना शुरू किया है। कौन कौन से हैं? देखो, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, आपकी बायोमास एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो पुराने टाइम पे यूज नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज के टाइम पे बोल सकते हो 70% एनर्जी यहाँ से ले रही है हम। तो एक एक को समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका मतलब है कि हाइड्रो मतलब पानी, और पानी से बिजली बनाने की तरीका। तो आपको इस इमेज से समझ आ ही रहा होगा। हम एक डैम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक रिजर्वोयर पे डैम बनाते हैं। ये यहाँ पे मान लो एक नदी थी, यहाँ पे एक डैम बना दिया और ये पानी को डाला आपने सीधा आपके इस टरबाइन पे। टरबाइन घूमेगा और टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होगी, उसे आप किसी भी जगह स्टोर कर सकते हो या फिर किसी स्टेट को बांट सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है आपका नॉन कन्वेंशनल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये नॉन कन्वेंशनल क्यों है? क्योंकि एक मॉडर्न तरीका है। नेक्स्ट तरीका है कि आप नेक्स्ट तरीके से पहले बताओ कि कौन कौन से फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले पॉल्यूशन तो 1% भी नहीं है, और आप जो फ्लोइंग वाटर है वो रिन्यूएबल है, वापस उसको आप घुमा के पानी को ऊपर डैम के पीछे ले जा सकते हो, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कंस्ट्रक्शन और जो होता है डैम बनाना, वो दो काम करता है। डैम दो काम करता है, एक तो बाढ़ को आने से रोकता है किसी भी जगह, दूसरा आप वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज बहुत हैं। पहला, लार्ज एरिया चाहिए, पैसा भी बहुत चाहिए, लार्ज इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होता है डैम बनाते टाइम पे। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड इन रिवर, मतलब आपने डैम बना दिया तो जो फिश, जो पूरा का पूरा जो एपीकल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। वेजिटेशन सबमर्ज इन वाटर, मतलब कि आप बोल सकते हो कि वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको नुकसान होने वाला है। तो ये डिसएडवांटेज। एडवांटेज याद रखना है, डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं पूछे जाते। विंड एनर्जी, ये बहुत देखा होगा आप लोगों ने, डिस्कवरी में देखा होगा। इस तरीके से विंड मिल्स होते हैं, हवा से घूमते हैं, हवा से बहुत तेज। डेनमार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। डेनमार्क एक ऐसी जगह है। इंडिया में आप इतनी नहीं करते हो, लेकिन हाँ करते हो, इतना नहीं तो कम से कम तो करते हो, बिल्कुल करते हो। विंड एनर्जी में क्या होता है, हम एयर तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो हम यहाँ पे एयर की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एडवांटेज बहुत, पॉल्यूशन नहीं होता और कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिमिटेशंस है, इसको हम हर जगह नहीं लगा सकते। एक बड़ा एरिया चाहिए, खुला एरिया चाहिए, बहुत 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 महंगी होती है एक विंड मिल। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपको इसका मेंटेनेंस चार्ज इतना होता है कि आपको लाखों में खर्च करना होता है एक महीने का इसका मेंटेनेंस। सोलर एनर्जी, ये तो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं। तो सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट कन्वेंशनल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आप 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो सूरज भगवान है वो 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, कितना, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एक साल के अंदर इतनी एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर। देखो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा, अगर प्लॉट लूँ छोटा सा होता है 1 मीटर, उसके अंदर 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एक साल के अंदर इतनी एनर्जी छोड़ देता है। तो हम सोलर प्लेट्स को यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी इज़ अ बेस्ट एनर्जी, ठीक है। ये भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है और ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये कैसी है, रिन्यूएबल है। तो सोलर कुकर और सोलर सेल बनाते हैं हम, सोलर एनर्जी के डिवाइसेस ये दोनों हैं। सोलर कुकर के बारे में देखते हैं। एक ऐसा कुकर, ये तो मैक्सिमम यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत रेयर चांस होते हैं इसके यूज़ करने के, लेकिन बताना ज़रूरी है। ये एक ऐसा कुकर होता है जिसमें खाना आप इस तरीके से रख देते हो, सूरज की रोशनी आती है, इससे टकराती है, इसको कुक कर देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर सेल। आपने देखे होंगे ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो किससे बने होते हैं, ये होते हैं आपके सिलिकॉन से। आप याद रखना, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर। बायोमास एनर्जी, बायोमास का मतलब क्या है, बायोमास का मतलब है सड़ी गली चीज़ों से आप एनर्जी बनाओ, जैसे गोबर गैस की एनर्जी सुना होगा आपने, तो इसी चीज़ को हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। तो बायोगैस सबसे पहले समझते हैं।
बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। मीथेन पता है ना, आपको पता है मीथेन? तो वो मीथेन CH4 को मीथेन बोलते हैं, जो कि CNG के अंदर 95% पाया जाता था। कैसे बनती है? आप यहाँ पे गोबर को डाल देते हो या सड़ी गली चीज़ों को गड्ढे में डाल देते हो, ऐसा कुछ होता है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक सड़ी गली चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया, यहाँ से रोज़ डालते रहे, ये यहाँ पे बढ़ता रहा और सड़ता रहा, और यहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होगी। वो गैस इकट्ठी हो गई एक डोम के अंदर, इस तरीके के कर्व के डोम के अंदर, और आपने यहाँ पाइप लगा के इस गैस को निकाल लिया, और ये आउटफ्लो बायोगैस होती है। इसके अंदर मेजर क्या कौन सी चीज़ निकलेगी? CH4, जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। लेकिन जब ये बायोगैस भर जाएगा, ये पूरा का पूरा गड्ढा, तो यहाँ से आपका ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा दूसरे वाले गड्ढे के अंदर, तो इसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। अब नेक्स्ट जो एनर्जी होती है, जो कि आपकी नॉन कन्वेंशनल ही है, जो कि होती है न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी एक बड़ी मॉडर्न एनर्जी है, और आने वाले टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी से ही आप मैक्सिमम एनर्जी बनती हुई देखने वाले हो। ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ एटम्स होते हैं जिनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। कुछ ऐसे आप बोल सकते हो न्यूक्लियर जिनके पावरफुल होते हैं, या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि अपने न्यूक्लियस से क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। ये आपका एटम है फॉर एग्जांपल, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होती है, यहाँ से एनर्जी निकालते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी मदद से यहाँ पे एनर्जी निकाली जाती है, और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं, तो जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? दो तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है आपको, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में डिफरेंस समझना है। न्यूक्लियर फ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है चीज़ों का टूट जाना, और फ्यूजन का मतलब है फ्यूज हो जाना, मिल जाना। जब एक एलिमेंट टूटता है दो छोटे एलिमेंट्स में, तो फ्यूजन बोलते हैं। जब दो एलिमेंट एक एलिमेंट में बनता जाता है, जुड़ता जाता है, उसे फ्यूजन बोलते हैं। कौन कौन से ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सकते हैं? तो पहला है आपका यूरेनियम, दूसरा आपका प्लूटोनियम, तीसरा आपका थ्योरियम। ये ऐसे एनर्जी देने वाले न्यूक्लियाई एक्टिव, या फिर बोल दो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो हमें एनर्जी देंगे। सबसे पहले हम फ्यूजन की बात कर लेते हैं। फ्यूजन का बेसिकली मतलब मैंने बताया कि एक प्रोसेस है विच हैवी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम split up into smaller bombard with low energy neutron is called the nuclear fusion। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है फ्यूज हो जाना, मिल जाना, दो का मिल जाना। मैंने बताया था फ्यूजन का मतलब टूट जाना, और फ्यूजन का मतलब दो का मिल जाना। इस तरीके से दो अलग अलग लाइट एलिमेंट्स एक साथ मिल जाएं तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। इस तरीके से मिल जाते हैं। क्लियर? तो इससे एनर्जीज क्रिएट होती हैं, तो इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में लेते हैं। तो ये आपका होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये आपके रिएक्टर्स होते हैं। इन रिएक्टर्स में क्या डाला जाता है? आपके फ्यूल रॉड डाली जाती है। ये क्या क्या करती है? यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जाती है आपके एक जगह पे जहाँ पे पानी क्या होता है, उस हीट से उबलता है। पानी के उबलने से क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी स्टीम प्रोड्यूस होती है, और वो स्टीम जाके किस पे लगती है? टरबाइन पे लगती है। वही है थर्मल पावर प्लांट वाला ही प्रोसेस है। टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से लाइट मिलती है, और दोबारा से यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, जो कि जो वो भाप बनाता है उसको वापस पानी के टैंक में वापस लिया जाता है, और वापस वो घूमता रहता है इस तरीके से, और टरबाइन भी इस पूरे साइकिल में घूमता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आप जो इस बॉक्स को देख पा रहे होगे, दिस बॉक्स इज नोन एज द रिएक्टर बॉक्स। इसके अंदर डाला जाता है यहाँ पे कंट्रोल रोड एंड फ्यूल रोड। फ्यूल रोड मतलब, ये रोड का मतलब क्या है? रोड मतलब होती है छड़ें होती हैं इस तरीके की लंबी लंबी पतली पतली यूरेनियम की, थ्योरियम की, जो कि डाली जाती है, जिनमें से हीट एनर्जी निकलती है। उस हीट एनर्जी को पानी को गर्म करने में यूज़ लिया जाता है। पानी गर्म होकर स्टीम बनता है, स्टीम हाई प्रेशर से टरबाइन पे गिरती है। इस तरीके से आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक मूवी आई थी चार्नोबिल, अब देखना उस पर आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी क्लियर होंगी। फ़ायदा बहुत अच्छा है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लेस आपको न्यूक्लियर फ्यूल की ज़रूरत होती है, डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। डिसएडवांटेज बहुत तगड़ा है इसका, वेस्ट
जो होता है वो वेरी हार्मफुल होता है, लोग मर भी सकते हैं इसके वेस्ट से। बहुत रिस्की होता है प्रोसेस, अगर ब्लास्ट हो गया तो पूरा गांव पूरा शहर उड़ सकता है। हाई कॉस्ट होती है इसकी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। अगर आपको आपको एनर्जी का कंजप्शन करना है तो करो, लेकिन आपको ना ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाना चाहिए। जैसे दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर, का चैप्टर खत्म हो चुका है। हमें फ्यूल की जगह, जैसे डीजल की जगह हमें इलेक्ट्रिक कार यूज़ करनी चाहिए। क्यों? इससे पॉल्यूशन नहीं होगा और एक वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। अगर आपको पसंद आया चैप्टर, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी चीज़ समझनी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।